अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं उस्मा खान रूमी और मेरे साथ मौजूद नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, मैच पे बात कर लें पहले। अब मैच तो बड़े पड़े हुए हैं इस मुल्क के अंदर। नहीं, मैं क्रिकेट मैच की अच्छा, क्रिकेट की बात कर रहे हैं आप। जी, तो फाइनल हो गया। आपने वैसे इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच हुआ था उसमें आपने प्रेडिक्शन जो दी थी वो सही साबित हुई। आपने कहा था इंग्लैंड जो है बड़ी पावरफुल टीम है। पहले वो क्लिप दिखा देते हैं, फाइनल से मुतालिक आपसे मैं पूछना भूल गई थी, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपका क्लिप दिखाती हूँ, फिर उसके बाद जो है फाइनल पर बात करते हैं। जी दिखाइएगा। अब आप पूछेंगी कि जी वहाँ कल क्या होने जा रहा है इंडिया और इंग्लैंड का। मेरा ख्याल है इंग्लैंड इज़ अ वेरी पावरफुल टीम। मेरी तो उम्मीद तो ये है कि इंडिया जीते ताकि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो, मज़ा आ जाएगा। सेठी साहब, बिलाशुबा जो इंग्लैंड है बड़ी पावरफुल टीम थी, लेकिन जो क्रिकेट है वो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। सही है। और मैच में जीत होगी या हार होगी वो उस दिन की परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा बेस करता है। पाकिस्तान के फाइनल की जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तानी टीम की, उसको आप किस तरह से देखते हैं? उसमें आपने तो खुद ही कह दिया कि क्रिकेट बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। अब इससे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्या हो सकता था कि पाकिस्तान शुरू में टूर्नामेंट के शुरू में इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स के सेमीफाइनल में तो कोई इशू कोई नहीं है, मगर पहले दो मैचेस पाकिस्तान हार गया और आखिरी ओवर में आखिरी बॉल तक गेम गई, तो वो तो इधर ऐसे भी हो सकती थी। तो कितनी बदकिस्मती थी कि एक जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार गई। और फिर इंडिया में भी छोटी सी एक लास्ट बॉल के ऊपर ही मसला बना ना जी। तो मतलब है कि देख ईज़िली पाकिस्तान जीत सकते थे वो। तो ऑन पेपर और ऑन द ग्राउंड तो मजबूत ही टीम लगती थी, मगर ये जो दो अपसेट्स हुए उसके बाद बड़ी मायूसी हो गई, सब जगह पे मायूसी फैल गई कि जी अब कैसे होगा, अब तो इम्पॉसिबल है, कैसे पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में पहुंचेगा। अगर अपने सारे मैच जीत भी लेता है तो अगर इंडिया एक इंडिया को हारना होगा और एक साउथ अफ्रीका को हारना होगा कम से कम किसी कमज़ोर टीम से, तो फिर जाके शायद पाकिस्तान का कोई चांस बनेंगे सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। तो बस वही हुआ। फिर वो भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी कि इंडिया भी हार गया है इंग्लैंड से और उधर साउथ अफ्रीका जो है वो हार गया नीदरलैंड से। तो आप खुद ही सोचिए कि ये कितनी शुरू में बैड लक एंड देन गुड लक। तो ये ऐसे अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो थ्रू आउट रही है एज़ फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न। अब आप आइए न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो मैच हुआ वो भी अनप्रिडिक्टेबल। आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि इतनी पावरफुल टीम, लोग ये कह रहे थे कि फ़ाइनल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का होगा और उसमें न्यूजीलैंड के ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं क्योंकि अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था इन अनदर सीरीज़। तो यहाँ तो हम जैसे कहते हैं वी वॉकड ओवर न्यूजीलैंड। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट न्यूजीलैंड को मेरा ख्याल है आज तक किसी टूर्नामेंट में नहीं हुई जो हमारी तरफ से हुई। तो फिर हमारी होप्स जो थी वो हाई हो गई। फिर वो इंडिया और इंग्लैंड का मैच था। जाहिर है यहाँ तो लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया जीतेगा ताकि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो, मगर दरअसल इंग्लैंड की जो टीम है ना, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और बड़े प्रोफेशनल टीम है और बड़ी पावरफुल टीम है। ओडीआई के भी चैम्पियंस हैं वो, और अब T20 में भी उनकी चैम्पियनशिप है। जिससे वो तो फाइनल में हर सेकंड राउंड में एक राउंड में नहीं आते, अगले राउंड में वो आ जाते हैं फाइनल के अंदर। और मगर जब ये इंग्लैंड पाकिस्तान का हुआ तो फिर लोगों ने वही बात कही कि 92 में भी हुआ था, ये होगा वो होगा। मगर मैं ऑनेस्टली जब मैंने ये कहा था ना कि बड़ी पावरफुल टीम है इंग्लैंड, मुझे जो मेरे जहन था ये कहता था कि इंग्लैंड जीतेगा, मगर मेरा जो दिल था वो कहता था दिल पाकिस्तान। अच्छा, अब अगर मेरे से आप पूछती उस दिन कि क्या होगा पाकिस्तान इंग्लैंड मैच में क्या होगा, तो मैं कभी ये ना कह सकता ही नहीं था कि जी पाकिस्तान हार जाएगा, बिकॉज उसके साथ तो एक डिमोरलाइजेशन होती, मायूसी होती। और अगर मैं ये कहता कि पाकिस्तान जीतेगा तो मेरा जहन कह रहा था कि मुश्किल है। तो इसलिए अच्छा हुआ आपने नहीं पूछा, नहीं तो फिर मुझे किसी मुश्किल का सामना होता। अब आइए कि हुआ क्या वहाँ उस दिन। बात यह है जी कि पाकिस्तान की कुछ वीकनेसेस थी जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमें वो नज़र आती रही, और सब लोग 2-3 बातों के ऊपर एम्फसाइज़ कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं। एक तो ये कि आपके मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो आप बिल्कुल उसमें बहुत शक शुबात है कि ये चलेगी या नहीं चलेगी। और उसके अंदर कुछ नौजवान लोग भी हैं जो कि अभी PSL के पिछले राउंड्स में खेले हैं, मगर कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और वो जो होता है ना एक्सपीरियंस, मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ,
वो मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल मिसिंग है। कोई ऐसा बैट्समैन वहाँ नहीं है जो होल्ड कर सके। अगर कोई कोलैप्स होती है तो होल्ड, और हमेशा कोलैप्स का मतलब ही ये है कि एक तो जल्दी से विकेटें गिरती हैं और कोई रोकने वाला हो उसको। इसीलिए जब हमारे ओपनर्स फेल कर जाते हैं तो लाइन लग जाती है, मतलब फिर बात नहीं बनती है। जब क्लिक कर जाते हैं तो आप जीत जाते हैं। अभी न्यूजीलैंड के अंदर क्या हुआ, आपके दोनों ओपनर्स ने मतलब है कि सारे का सारा टोटल ओवरऑल कर दिया उनका। और इंग्लैंड मैच में आपके दोनों ओपनर्स एक किस्म के फेल ही हो गए ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान का कि मिडिल ऑर्डर जो है उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं रही, ना ही उसके अंदर कोई एक्सपीरियंस है, और बहुत ज़्यादा रिलायंस की गई है ऑन न्यू कमर्स। तो मैं समझता हूँ ये एक डिफिशेंसी है जिसको रिमूव करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही मामला चलेगा। तो ये कोई टीम सिलेक्शन का मामला था या टीम मैनेजमेंट का मामला था, इशू कहाँ पर था? ये सही कह रहे हैं, टीम सिलेक्शन का मामला था। अच्छा, अब टीम सिलेक्शन तो खैर हमारे यहाँ बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं टीम सिलेक्शन में। मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता दूं कि हमारे ज़माने में हमने सिलेक्टर्स के हवाले सारा कुछ किया हुआ था, और मैं याद है मुझे कि मैं हमेशा मीडिया को यही कहता था कि अगर मैच हारते हैं या जीतते हैं तो मुझे मुबारकबाद तो पाकिस्तान को मिलनी चाहिए, अगर जीतते हैं हारते हैं तो मुझे ये ना कहें कि आप रिज़ाइन कर दें, चीफ सेलेक्टर को कहें तो शाबाश भी उनको दें, और अगर कोई गड़बड़ होती है तो उनको कहें कि मैं दखल नहीं देता, बिल्कुल दखल नहीं देता, बिकॉज टेक्निकल चीज़ें हैं ये, इसके अंदर हमें अपनी सियासी और दूसरे जो चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए। मगर मेरे जो नॉलेज में उज़मा ये है कि इसमें मदाखलत रही है सियासी तौर पर भी, और लोगों के फेवरेट्स भी थे, और सिर्फ एडवाइस जो थी सिर्फ PCB के अंदर से नहीं आ रही थी, इधर उधर से भी आ रही थी। किसी वक्त मैं वो भी बताऊंगा, मगर आज शायद मौका नहीं है वो बताने। ठीक, तो क्या कोई हम तब्दीलियां देख रहे हैं टीम मैनेजमेंट में या टीम सिलेक्शन में, मतलब टीम में, या फिर देखिए ये मैनेजमेंट जो है उसमें ये तो इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मैं कहना चाहूँगा। और फिर लोग फिर उसके ऊपर कुछ और बात बनानी शुरू कर देते हैं कि जी इनका तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये है वो है। इसलिए ये जो भी ये कर रहे हैं वो सब कारकर्दगी आपके सामने है। ये वक्त आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे, मगर नॉट टुडे। टुडे लेट्स फोकस ऑन व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स जो ये टीम के साथ जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो नहीं होने चाहिए ऑन अ बिग टूर्नामेंट लाइक दिस। देखिए ये टीम चौथा टूर्नामेंट है जो खेल के आई है। पहले इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ खेली इन्होंने, फिर ट्राई नेशन, फिर एशिया कप, फिर ट्राई नेशन, और अब ये वर्ल्ड कप पे आए। तो ये 4 टूर्नामेंट्स खेल के आए हैं, और अभी तक इन्होंने अपना मिडिल ऑर्डर अभी तक ये पक्का नहीं हुआ, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो एक तो ये कि जो भी एक्सपीरियंस इनको चाहिए था गेन करना फ्रॉम दोज 3 टूर्नामेंट्स, इससे पहले इन्होंने क्या वो सबक सीखे या किया या नहीं किया। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ कमज़ोरी है, और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, ये मेरा पुराना मौक़िफ़ है, इसके लिए बहुत से सबूत हैं। देखिए हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं ना माजी के, वो जेन्युइनली बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स थे, और क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम के अंदर उन्हें होना चाहिए, इतने ज़बरदस्त। मगर प्रॉब्लम इन प्लेयर्स का ये होता है कि ये क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, ये क्रिकेट कोचेस नहीं होते। कोचिंग एक प्रोफेशनल चीज़ है, उसके अंदर बहुत तालीम की ज़रूरत है और बहुत स्टडी की ज़रूरत है, इस सिर्फ एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बता दें कि दुनिया के अंदर एक आध एक्सेप्शन होगा, मगर आम तौर पे जो कोचेस होते हैं, जिस किस्म की भी कोचिंग कर रहे हो, बैटिंग बॉलिंग वगैरह, वो पुराने फास्ट बॉलर्स या बेस्ट बैट्समैन नहीं होते। इसीलिए गवास्कर इंडिया का कोच नहीं है, विराट कोहली जब फारग हो जाएगा तो इंडिया का कोच नहीं बनेगा, इसी तरीके के साथ डेनिस लिली कभी भी ऑस्ट्रेलिया का कोच नहीं बना था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारे यहाँ एक मीडिया की तरफ से भी और वैसे भी कि जी जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं जो कि बड़े स्टार्स रहे हैं, उनको कोचेस लगाया जाए और उनकी जो एक्सपीरियंस है उससे हासिल किया जाए नॉलेज एंड विजडम। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि ये ठीक नहीं है, यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस खाली काफी नहीं होता। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इनफैक्ट कोचिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। देखिए आप यू मे बी अ गुड टीचर बट डजंट मीन कि यू वर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन योर ओन डेज। टीचिंग इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशन ना, नहीं तो हर बंदा उठ के टीचर बन जाए। तो इसी तरीके के साथ कोचिंग इज़ अ प्रोफेशन। हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स अनलेस दे हैव बिकम कोचेस बाय गोइंग थ्रू द कोचिंग करियर्स और स्टडी की है कोचिंग और इम्तहान लिए हैं कोचिंग के और फिर एक्सपीरियंस गेन किया है नीचे से ऊपर तक, फिर जाके आप कोचेस बनते हैं। यहाँ ये है कि उठाया और किसी स्टार बैट्समैन, स्टार बॉलर, स्टार विकेट कीपर को मतलब कोच लगा दिया। दैट डजंट वर्क। मेरे ज़माने में जब हम थे तो हमने एक भी, मेरा ख्याल है कि ऑन टूर सारे फॉरेन कोचेस थे,
और ये कोचेस थे जिन्होंने आपको चैम्पियंस ट्रॉफी। ठीक ठीक ठीक। तो अब बात ये है कि मेरा ये ख्याल है ये पहली गलती जो अभी तक चल रही है। अच्छा, एक आर्गूमेंट ये भी दी जाती है उस्मा के ये पुराने हीरोज़ हैं हमारे, इनको कोई एकोमोडेशन तो होनी चाहिए ना, इनकी जो सर्विसेज है उसको रिकग्नाइज़ करना चाहिए। और लोग कहते हैं ये एक अच्छा तरीका है उनको रिकग्नाइज़ करने का, उनको कोचेस लगा दिया जाए, ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। मेरा ये मौक़िफ़ है कि नहीं, ये इस तरीके के साथ उनकी सर्विसेज को आप मत रिकग्नाइज़ करें जिसके साथ नुकसान होता है हमें हमारी टीम की सिलेक्शन में और कोचिंग में। वो आप गोरे लेके आए, बिकॉज दैट इज़ अ प्रोफेशन। वो लोग वहाँ इसको उन्होंने बहुत बड़ी प्रोफेशन बनाया हुआ है, ल्यूक्रेटिव, बड़ी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है और बहुत इसके अंदर कॉम्पिटिशन है। इनके लिए और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। इनको आप डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आप इनको एम्प्लॉय कर सकते हैं एज एडवाइज़र्स और एज मैनेजर्स और एज मोटिवेटर्स, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। इनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बहुत से तरीके देने के लिए, और देनी चाहिए। मैं इसके हक़ में हूँ कि इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पुराने जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, जिस ज़माने में ये खेलते थे बेचारे, उस ज़माने में इतने पैसे नहीं मिलते थे। इनकी बड़ी खिदमत हैं, इनके लिए जो भी हम कर सकें पीसीबी को करना चाहिए, मगर ये नहीं कि उठा के आउट ऑफ रिटायरमेंट आप उठा के और इनको आप कोचेज़ लगाते जाएँ। ये एक्सपीरियंस हमने अच्छा नहीं रहा हमारे। ठीक हो गया। तीसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ अच्छा नहीं हुआ। दो बातें हैं, हमारे अफरीदी साहब और एक और प्लेयर हमारा जो कि ओपन करता है, उनकी इंजरीज़ थी। अब जो इंजरीज़ होती है तो यू नीड डॉक्टर्स। ये सिर्फ फिजियोज़ के साथ बहुत कुछ ऐसी इंजरीज़ होती हैं, वो सिर्फ फिजियोज़ नहीं इसको सेट कर सकते। तो यहाँ रमीज़ राजा साहब ने एक डॉक्टर भी टीम के लिए भेजा था, डॉक्टर जावेद। अच्छा। मगर वहाँ जाके डॉक्टर जावेद और जो प्लेयर्स एंड टूर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द फिजियो जो कि गोरा था, उनके साथ डॉक्टर जावेद की बनी नहीं। विद द रिज़ल्ट जो मेरी ख़बर है वो ये है कि डॉक्टर जावेद को साइडलाइन कर दिया गया, और डॉक्टर जावेद को साइडलाइन कर दिया गया, और जो इंजरीज़ थी वो फिजियो को कहा कि आप ट्रीट करें इनको। डॉक्टर जावेद ने वसीम को रमीज़ को कंप्लेंट किया कि आपने मुझे भेजा यहाँ, उन्होंने मुझे कहा होटल में बैठे, मैं तो ड्रेसिंग रूम में भी नहीं आ सकता, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो भी एक टेंशन साथ साथ चल रही थी। मैं समझता हूँ कि अगर डॉक्टर उस दिन होते तो शायद वो यही कहते कि शाहीन शाह को आप मत खिलाएं, ये उसकी जो इंजरी है अभी तक ठीक नहीं हुई, ये और ख़राब हो जाएगी, फिर बाद में और बड़े मसले बने। मगर फैसला ये हुआ कि उसको खिलाना है। 2 ओवर्स के बाद उसको फील्ड रिलैक्स कर दिया गया, फिर आखिर में लाए और 3 गेंद के बाद उसकी इंजरी फिर उसकी जो नी थी वो फिर कोलैप्स कर गई। तो मैं समझता हूँ अब ये रोना कि जी अगर वो ना होता तो 2 ओवर वो लगा लेता तो शायद पाकिस्तान जीत जाता, वो एक आध और विकेट निकाल लेता वगैरह, ये दिस इज़ द रॉन्ग वे टू एड्रेस द प्रॉब्लम। इशू ये है कि उसको खिलाना ही नहीं चाहिए था। आपके पास ठीक ठाक फास्ट बॉलिंग अटैक है, आपके पास, यू शुड यूज़ दैट टू गुड एडवांटेज। और मैं समझता हूँ दिस वाज अ मिस्टेक। अब वो फिर एग्रीवेट हो गई है उसकी इंजरी, अब पता नहीं 1, 2, 3 महीने ही विल बी आउट ऑफ एक्शन अगेन। इतने स्टार बॉलर के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। फिजिकल फिटनेस सबसे पहले आनी चाहिए, ये नहीं कि एक छोटी सी मौका परस्ती की और कोई गल नहीं यार खिला दो। दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड जिसके साथ प्रोफेशनलिज्म नहीं आती टीम के अंदर। खिला दो जी, खिला दो, कोई गल नहीं जी, 4 ओवर ही नहीं ना, वो भाई कर लेगा ना, हाँ जी कर लाँगा, फिक्र ना करो, वो बेचारा कहेगा नहीं कराँगा। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड एंड दैट कॉस्ट अस। और इतने बड़े लेवल पे इस तरह के जो क्लैशेस हैं उनको रिजॉल्व होना चाहिए, बल्कि कि पैदा ही नहीं होने चाहिए जो क्लैशेस छोटे छोटे। तो एक तो ऑन द क्वेश्चन ऑफ फिजियोज, टीम मैनेजमेंट, टूर मैनेजमेंट, फिर 16 लड़के ये लेके गए, 12 इन्होंने खिलाए जिनमें से सिलेक्शन होती है, लोगों को साइडलाइन से बैठा ही रखा। अरे भाई अगर आपने किसी को चांस भी नहीं देना था, इतने मैचेस थे, तो आप उनको लेके क्यों, खुश दिल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए, और वो भी मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल ऑर्डर के लिए वो थे। तो इस किस्म की चीज़ें भी जो है ना ऑन टूर लगता है ऐसे है कि सिफारिशें, फेवरेटिज्म, ये चीज़ अभी भी चल रही है। लास्ट, आई नो टाइम इज़ रनिंग आउट और मैंने लंबी बात कर दी, मगर अब आपने कहा क्रिकेट, तो क्रिकेट पे तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। देखिए इनको कुछ समझ नहीं आई कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है बहुत बड़ी ग्राउंड है, 80-85 हज़ार लोग वहाँ स्टेडियम में होते हैं, ग्राउंड बहुत बड़ी है। जब हिटिंग सिखाई जाती है
चौके छक्के, ये लॉफ्टेड शॉट्स मारने के लिए। उसके लिए रमीज़ राजा साहब ने बहुत अच्छा किया कि एक स्पेशलिस्ट फॉरेन कोच लेके आए जो इनको हिटिंग सिखाए। वेरी, आई थॉट इट्स अ गुड इनिशिएटिव। और हुआ क्या, आपने देखा, एक्सपर्ट्स ने देखा होगा कि हमारे बहुत से लोग जो हैं वो बड़ा शॉट मारते मारते कॉट कैच आउट हो गए, मगर बाउंड्री के करीब नहीं कैच आउट हुए, बाउंड्री से बहुत आगे आके तो इसका मतलब कैच आउट हुए। इसका ये मतलब है कि जो हिटिंग हो रही थी वो छिक्के के लिए हो रही थी। कोई लॉफ्टेड शॉट तो छिक्के के लिए होता है, छिक्के के लिए हो रही थी, मगर वो कॉट हो रहे थे उससे कम से कम 25-30 गज पहले। तो या तो होता ना कि बाउंड्री वॉल, जहाँ बाउंड्री रोप है वहाँ जाके वो कैच होते, तो फिर हम समझते हैं कि बॉल ऑलमोस्ट क्लियर द रोप। यहाँ तो बॉल पहुँचा ही नहीं वहाँ तक। तो वो जो हिट, इनको इतना नहीं एहसास था कि किस तरीके से हिटिंग करनी है, किस पावर से करनी है, किस एरिया में हिटिंग करनी है, जहाँ बाउंड्री छोटी हो और अगर बड़ी बाउंड्री है तो उसको कैसे टैकल करना है। अ लॉट ऑफ दीज पीपल वो कॉट इन एरियाज जहाँ बॉल पहुँचा ही नहीं आगे तक। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के टेक्निकल इश्यूज भी रहे हैं। बाकी लोग और बहुत सी चीज़ें पॉइंट आउट करेंगे, मगर मैं ये समझता हूँ कि दीज आर द मेजर रीजंस व्हाई आई थॉट कि ये पाकिस्तान टीम विल स्ट्रगल टू पुट अप अ बिग टोटल। और वही देखा आपने कि 138-39 कोई टोटल नहीं था। वो और बात है कि आपके बॉलर्स ने आपको फिर एक ऐसी ज़बरदस्त बूस्ट दिया शुरू में कि आप यू वर रिमेन्ड ऑन टॉप फॉर लॉन्ग टाइम, मगर इतना छोटे टोटल आप डिफेंड नहीं कर सकते। इंग्लैंड जो है वो इतनी पावरफुल टीम है, बैटिंग उनकी नंबर 6-7 तक चलती है। वो आप जैसे नहीं है कि जी बीच में इस फ्लफ, तकड़े हैं वो, और उनकी ट्रेनिंग है। देखिए, इंग्लैंड इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ उसमें जहाँ उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स के लिए तीनों डिफरेंट टीम्स रखी हुई हैं। बहुत कम प्लेयर्स हैं जो कि तीनों या दो फॉर्मेट्स में खेलते हैं, तो उन्होंने स्पेशलाइज किया हुआ है। हमारे ये लड़के हैं, ये PSL वाले खेलते हैं, इनमें से 2-3 लड़के हैं जो टेस्ट वाले हैं, बाकी सारे कोई इधर का है, कोई वनडे का है, कोई टेस्ट मैच का है, कोई इधर का है, कोई उधर का। आई थिंक इस किस्म के इश्यूज रहे हैं। ठीक है। अच्छा सेठी साहब, सियासत पे हम बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे। और जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो हम फैसले लिए गए हैं और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है, इसमें क्या डिसाइड हुआ है, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, अहम अपॉइंटमेंट अभी तक मौजूए बहस बनी हुई है और जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसमें तो फैसले कर लिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 करके सब कुछ डिसाइड कर लिया गया है। नवाज शरीफ और जो शहबाज शरीफ की मुलाकात है, क्या इसमें भी डिसाइड कर लिया गया है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं इनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया जाए ताकि 29 आए जैसे ही तो वो ऑटोमेटिकली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाल लें। और एक तो ये सवाल है कि क्या तय हुआ है इस अहम मुलाकात में। दूसरा ये कि क्या PDM के अंदर भी इन नामों पर, जिन पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आपस में मुशावरत कर रहे हैं, इस पर इत्तेफाक हो चुका है? देखिए, आपका दूसरा सवाल पहले, PDM के अंदर 2 राय थी। एक नवाज शरीफ साहब की राय थी, एक्चुअली 3 राय थी। एक नवाज शरीफ साहब की राय थी, एक आसिफ जरदारी साहब की राय थी और एक शहबाज शरीफ साहब की राय थी जो कि घूम रही थी। ठीक, मुफाहमत वाली। हाँ, और आखिर में फिर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के इत्तफाक हो गया और दोनों ने फिर सेम पेज पे आ गए। ठीक, वो इशू ख़त्म हो गया। तो अब जो भी फ़ैसला हुआ है लंदन में, उसमें शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब का मुश्तरका फ़ैसला है। अब आपने बात की कि जी अफ़वाहें तो बहुत चल रही हैं, बिल्कुल इससे कोई शक ही नहीं है। मगर देखिए, ये मामला जो है ना, ये इस किस्म का है कि जब तक ये अनाउंस नहीं होता उस वक्त तक इसके ऊपर स्पेकुलेशन करना 100% जब पता ना हो तो मैं समझता मुनासिब नहीं है। मैं आपको बताऊं क्यों। देखिए, मुझे भी एक आइडिया तो है ना, हमारे भी सोर्सेज हैं, मगर 100% ये कहना वो मुनासिब नहीं है। मैं आपको बताऊं क्यों। मैं अगर कह देता हूं कि जी वो कुछ लोग लगे हुए हैं कि जी मियाँ साहब चाहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर को 4 स्टार जनरल बना दिया जाए, वाइस चीफ 27 से पहले, क्योंकि 27 इज़ द डे ऑफ रिटायरमेंट, तो फिर उसके बाद वो उनको तो ऑटोमेटिकली इज़ द सीनियर मोस्ट और रिटायरमेंट भी नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली वाइस चीफ से वो चीफ बन जाएगी। और फिर जो जनरल सायर हैं और जनरल अज़हर हैं, उन दोनों में से एक जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लग जाएगा। मैंने पहले अपने किसी प्रोग्राम में ये कहा था कि 3 नाम हैं जिनके अंदर से 2 चुनने, जनरल आसिम मुनीर, जनरल सायर और जनरल अज़हर। जनरल सायर कोर कमांडर हैं पिंडी के, जनरल अज़हर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं
और जनरल आसिम आजकल क्वार्टर मास्टर हैं, मगर DGMI भी रहे हैं, DGISI भी रहे हैं, कोर कमांडर भी रहे हैं, तो सारा कुछ है उनके पास। अब बात यह है कि इसमें अब कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब डजंट लाइक जनरल मुनीर, ठीक, वो उसका हो कि फिर से ज़रूरत नहीं है, तो पहले बात चल चुकी है, क्या वजह। अभी तक उन्होंने नाम नहीं लिया उनका, मगर जनरल मुनीर के ख़िलाफ़ ट्विटर के ऊपर चलता रहता है उनके ख़िलाफ़ जी, और शायद अब आगे भी बढ़े। अच्छा, बिकॉज बहुत से स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, और अगर खान साहब ने बटन दबा दिया कि इनको नहीं बनने देना, इनको कंट्रोवर्शियल करना है, तो वो फिर ट्विटर शुरू हो जाएगा। और अगर उसके बावजूद अगर ट्विटर शुरू हो जाता है उनके ख़िलाफ़ और उसके बावजूद वो बन जाते हैं, फिर खान साहब एंड ट्विटर विल बी इन ट्रबल। तो इसलिए ये उनको भी सोच के करना है कि अब क्या किसी के साथ खड़े होना है या किसी के ख़िलाफ़ खड़े होना है, ये ना हो कि उल्टा ही ना हो जाए कुछ, ठीक। तो इसलिए मेरा ख्याल है वो भी मुहतात होंगे। आगे आइए, बाकी तो जनरल्स हैं वेरी कॉम्पिटेंट सॉलिड जनरल्स। तो अब क्या फ़ाइनल फ़ैसला होगा, मैंने अर्ज़ किया था कि ये 18 के बाद ही होगा, 20-21 को होगा, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अगर तो जनरल आसिम को ये बना देते हैं वाइस चीफ़, तो उससे पता चल जाएगा कि 29 को वो चीफ़ बनेंगे, और अगर ये इनको नहीं वाइस चीफ़ बनाते तो फिर उससे ये पता चलेगा कि इनको चीफ़ नहीं बनाया जाना, ये नहीं बनेंगे, और बाकी दो जो हैं वो एक चीफ़ बन जाएगा और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स बन जाएगा। एक और भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, ये मैं थियरी की बात कर रहा हूँ, इस वक्त सूरत हाल नहीं है, मगर इस वक्त लॉबीज़ चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि एक नून की लॉबी है, नवाज शरीफ साहब की लॉबी है, एक आसिफ जरदारी साहब की भी लॉबी है। अगर ऐसे लगा कि जनरल आसिम मुनीर के ऊपर और बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि फिर जरदारी साहब कहें चलो जी फिर जरा बंदे को मैं कहता हूँ उसके ऊपर उंगली रख लेते हैं। अच्छा। अगर आप वाले बंदे के ऊपर उंगली रखने से कंट्रोवर्सी होगी तो किसी और के ऊपर उंगली रख लेते हैं। इसी तरीके के साथ बाकी दो जो हैं उनमें से किसी और को ना कंट्रोवर्सी बन जाए, किसी ऊपर वह ना ट्विटर वाले पड़ जाएं किसी और को। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तीनों जनरल्स और टॉप क्वालिटी जनरल्स, उनमें से कोई भी आर्मी चीफ बन जाए, आई थिंक इट विल बी गुड फॉर द कंट्री। मगर अब कौन बनेगा और क्या होगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा एक बात जाते जाते, तो मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने आपको बताऊँ, मैंने अब आज बड़ी इंटरेस्टिंग आपने ये बात की तो मैं आपको बताता हूँ कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा की अपॉइंटमेंट होनी थी तो उससे पहले बड़ी स्पेकुलेशन थी कि नवाज शरीफ साहब किसके ऊपर हाथ रखेंगे। रहील शरीफ साहब जा रहे थे, एक नया चीफ लगाना था, और जनरल बाजवा नंबर 1 भी नहीं थे, नंबर 2 भी नहीं थे, मेरा ख्याल है नंबर 3 या नंबर 4 पे थे, 3 पे थे और 3 पे थे। तो उस वक्त लोगों ने मुझे पूछा, अच्छा मेरे पास समझे आप 99% इंफॉर्मेशन थी, मैं आपको ये बता दूं कि वो इन्फॉर्मेशन सवाए नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और शायद मरियम या एक आध और इनके करीबी ख्वाजा आसिफ वगैरह को पता होगी, मगर मेरी चिड़िया बड़ी ऐसी घूम रही थी कि उसको पिकअप कर ली। अच्छा। मैंने बड़ा डर के फिर मैंने कहा 2 दिन उससे कबल, अपॉइंटमेंट से कबल, मैंने कहा कि A इज़ फॉर एप्पल एंड B इज़ द एप्पल ऑफ नवाज शरीफ। अच्छा, ये अंग्रेज़ी का मुहावरा है ना, एप्पल ऑफ योर आई। तो A का मतलब था कि अशफाक एंड B का मतलब था बाजवा, तो अशफाक इज़ फॉर एप्पल, मगर जो नवाज शरीफ साहब का जो एप्पल है वो बाजवा है, B। ये मैंने कर दिया। उस रात को मुझे फ़ोन आया एक सीनियर अफसर का, उन्होंने मुझे कहा कि सेठी साहब आपने बहुत बड़ी गलती की है, अल्लाह आपको माफ़ करे, क्योंकि अशफाक बनने वाले हैं और बाजवा नहीं बन रहे, और अशफाक इज़ वेरी अपसेट। उन्होंने कहीं फ़ोन कर भी गया सेठी की कहना पे, तो आप मेहरबानी करें, कल भी आपका प्रोग्राम है तो आप सॉरी करके रिवर्स करें अपना तज्जिया। तो मैंने कहा जी मैं तो क्या मैं आपको बताऊं, मेरे घर एक साहब आए अगले दिन मुझे कहने के लिए कि आप अपना तज्जिया चेंज करें। मैंने नहीं चेंज किया, जनरल बाजवा बन गए। अगर जनरल बाजवा ना बनते और दूसरे साहब बन जाते, मैंने तो एक इन्फॉर्मेशन बेस थी, मेरा कोई लाइक डिसलाइक की तो बात नहीं थी, ये नहीं था कि मुझे एक पसंद है दूसरा पसंद नहीं है, मैं तो एक रिपोर्टिंग कर रहा था। तो मगर इस माहौल के अंदर लोग माफ़ नहीं करते। तो मैं दिलचस्प बात यह है कि जनरल बाजवा के हक़ में मैंने बात की, फिर उनके बाद जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ भी एक कैंपेन भी चली जी, एक कैंपेन चली, उससे भी लोगों ने कोशिश की कि मुझे उसमें इन्वॉल्व किया जाए, कि मैं सपोर्ट करूँ वो कैंपेन को। अच्छा। मैंने वहाँ भी इनकार कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा ये।
मगर दिलचस्प बात यह है कि वो दिन है और आज का दिन है, जनरल बाजवा ने हमें कोई घास नहीं कभी डाली। ठीक, सेठी साहब ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और इमरान खान के फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू के बारे में हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, डायरेक्ट क्वेश्चन पे मैं आती हूँ कि फाइनेंशियल टाइम्स को जो इमरान खान ने इंटरव्यू दिया है, यू टर्न क्यों लिया है? बहुत अहम यू टर्न है, तवक्को नहीं थी कि ये यू टर्न लेंगे और बहुत से लिए उन्होंने। अच्छा, यू टर्न ये लिया कि जी बेसिकली वो जो सारा बयानिया था साइफर का, अमेरिका ने रजीम चेंज कराई है, डोनाल्ड लू बड़ा ये है वो है, ठीक है, और ग़ुलामी से हम आज़ादी ले रहे हैं, हकीकी आज़ादी का जो सारा बयानिया है वो हकीकी आज़ादी किससे ले रहे हैं? अमेरिका से हकीकी आज़ादी ले रहे हैं ना, जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान की आज़ादी हो गई, अब स्लेवरी सी अमेरिका के अंदर, यही था ना। तो आज वो कह रहे हैं कि वो पुरानी बातें भूलें, हम आगे बढ़ते हैं, और मेरा मतलब कुछ और था। मैं ये नहीं कह रहा था कि अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया है, मैं ये कह रहा था कि हमारी हुकूमतों ने ग़ुलामी की है, सियासतदान। तो मतलब है कि यू टर्न ले लिया उन्होंने। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्यों यू टर्न लिया और इसके नताइज क्या होंगे। देखिए, बहुत से लोग उनको कह रहे थे, खान साहब को, कि अगर आपने पावर में वापस आना है तो ये जो आपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया, अमेरिका, एमिरेट्स, ऐसे ममालिक के साथ ख़राब की हुई है, ये अच्छी बात नहीं है, बिकॉज़ पाकिस्तान नीड्स देयर फ्रेंडशिप, और आपने तल्लुकात सबके साथ ख़राब किए हैं। तो मेहरबानी करें, कुछ इशारे ऐसे करने शुरू करें कि आप अब वो हरकतें नहीं करेंगे, वो मौक़िफ़ नहीं इख्तियार करेंगे जो आपने पहले लिया था। सऊदी अरेबिया के बारे में तो उन्होंने कोई अब ऐसी बात नहीं की, अमेरिका के पीछे पड़े हुए थे वो। तो अब जो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अमेरिका के साथ मुखा करके और किस सन मेकअप करना है, मैं समझता हूँ इसके पीछे कोई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई होगी। ये नहीं है कि लोग कह रहे थे, लोग तो बड़े अरसे से कह रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद उनको कह रही थी कि आपने हमारे लिए मुश्किलात क्रिएट कर दी हैं, कोई एविडेंस नहीं है, ये आप बयानिया जो है अपने पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं, एंटी अमेरिकनिज़म, ये हमारे हक़ में नहीं है, ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हमें सारा रोटी पानी सारे पाकिस्तान का वहाँ से आता है, आज आपने क्या किया ये? तो नहीं मान रहे थे, क्योंकि बिक रही थी ना, ये बयानिया बिक रहा है आवाम के अंदर। आवाम जो बेरोज़गार है, जो जिसे गुस्सा है, जिसके पास और कोई काम करने को नहीं है, मुलाजमतें नहीं हैं, परेशान है, उनको कोई ना कोई दुश्मन नज़र आना चाहिए। और इस वक्त ग्लोबली अमेरिका एक साम्राज्य पावर है, दुश्मन है, तो वो एंटी अमेरिकनिज़म हर जगह पे और बिकती है। तो खान साहब ने बेची है एंटी अमेरिकनिज़म, अब जाके वो रोकना चाह रहे हैं। अब देखिए, ज़्यादा तो कंस्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाना चाहिए, मगर कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिसके बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। क्या चीज़ तब्दील हुई है पिछले हफ्ते के अंदर खान साहब की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिसके साथ शायद उनके जहन में कुछ तब्दीली आई हो? एक ही चीज़ मुझे नज़र आ रही है, वो ये है कि उनके साहिबजादे आ गए हैं लंदन से। उनके साहिबजादे आए हुए हैं ना, दोनों बच्चे, क्योंकि इतने साल उनकी जो थर्ड वाइफ है उसने इजाज़त इनको आने की, और खान साहब अपने बच्चों से दूर थे। अब एकदम वो आ गए हैं। अच्छा, बाज़ारम तो ये है कि खान साहब इंजर्ड हैं, अपने वालिद का हाल पूछने आए हैं, वगैरह 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 वगैरह, मगर शायद कुछ और भी इसमें बात हो कि शायद वो कोई पैगाम भी लाए हों। ये डेफिनेटली ये तबसरे शुरू हो गए हैं और होंगे। अच्छा। देखिए, इनकी जो वालदा है ना, उनकी जो फैमिली है, वो रॉथशाइल्ड्स, जो बहुत बड़े अमेरिकन फिलैंथ्रोपिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, पावरफुल लोग, वो फैमिली जो रॉथशाइल्ड्स की, तो इनकी जो तल्लुकात हैं रॉथशाइल्ड्स के साथ, रॉथशाइल्ड्स बड़े स्ट्रॉन्ग अमेरिकन सपोर्टर, अमेरिका के मतलब है कि रिपब्लिकन सपोर्टर्स एंड डोनाल्ड ट्रंप एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब ये ऐन मुमकिन है कि पैगाम आया हो कि देखो, हम तुम्हारे तल्लुकात अमेरिका के अगली एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके साथ अच्छे कर देंगे, मगर तुम भी तो कुछ करो, तुम भी तो कोई पीछे हटो, बिकॉज ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा अगर तुम अमेरिका को दुश्मन बना के आगे चलना चाहोगे। तो ये पैगाम आया है कि हमें भी मौका दो तुम्हारे तल्लुकात ठीक कराने का, और अगर वो तुम थोड़े बहुत पीछे हटो तो हम तुम्हारे लिए कुछ काम कर सकते हैं। तो क्या इमरान खान की मकबूलियत में कमी आएगी इससे? अब आइए मकबूलियत में, देखिए मैं समझता हूँ कि आधे लोग जो खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं वो तो इसलिए कर रहे हैं, वो समझते हैं हम
जरदारीज और शरीफ और भुट्टो को नहीं कर सकते, बहुत हो गया। ठीक, आधे जो है उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा है जो कहते हैं कि ये एंटी अमेरिकनिज़म उनको पसंद आती है। अब देखिए ना, जो एंटी अमेरिकनिज़म जो है, ये मजहबी जमातें भी जो हैं सारी एंटी अमेरिकन है, उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है। नून लीग जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ बात नहीं करती, सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ बात नहीं करती, वो सबके साथ तल्लुकात बना के रखना चाहती। तो समझिए एक रियासत की सियासी जमात है। खान साहब ने उन लोगों को छेड़ा है जो कि एक ज़माने में पीपल्स पार्टी में एंटी अमेरिकनिज़म जो भुट्टो साहब की थी उसके सब उनके साथ खड़े थे। एंटी अमेरिकनिज़म प्रोग्रेसिव सोची जाती है, एंटी इंपीरियलिस्ट बनती है ना। तो मैं समझता हूँ कि उनको तो बहुत धक्का लगा होगा ये सुन के, और उनमें से बहुत से मायूस भी हो जाएंगे। मैंने खुद, मुझे मिले हैं लोग, मुझे ने फ़ोन करके पूछा है ए की किया इन्हें असी तो इस वास्ते सपोर्ट करने पे ऐसा कि साम्राज्य के खिलाफ खड़ा है, शुक्र है किसी पे हिम्मत आई है ये करने की, और इसने जाके यू टर्न ले लिए, और इसका ये मतलब है इसमें और बाकियों में क्या फ़र्क है। तो मैं समझता हूँ कि नुकसान खान साहब का होगा इसमें। और आखिरी बार, ये जो नून लीग वाले हैं ना, इनको समझ आ गई इस बात की। उन्होंने क्या किया, जैसे ही खान साहब ने ये यू टर्न मारा है, उन्होंने एक उल्टा अपनी तरफ से यू टर्न मार दिया। उन्होंने कहा जी हम भी रूस से तेल खरीदेंगे जिस रेट पे इंडिया तेल खरीद रहा है। ये इसाक डार साहब का भी बयान है। मतलब ये है कि अमेरिका कौन होता है हमें बताने वाला। उन्होंने भी एक आंख मार के और दूसरी आंख बंद कर दी उधर, कि ताकि यहाँ भी पॉपुलैरिटी हो। लो जी, वो इमरान खान रूस से लेना चाह रहा था, और अब ये भी कहते हैं जी अमेरिका नहीं हमें रोक सकता, हम अपने मफाद में करेंगे। तो ये पॉलिटिक्स चल रही है इस वक्त। अमेरिका अभी भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और एंटी अमेरिकनिज़म अभी भी बिकती है, और खान साहब को लिए ये नुकसानदेह होगा जो उन्होंने रिवर्स किया है स्टैंड इस वक्त। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सेठी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।